जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस क्लास में जो आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा है उसका ही क्लास नंबर 4 देखेंगे और इसमें देखेंगे तो भारत में ब्रिटिश राज की आर्थिक प्रभाव एवं 1857 का विद्रोह का स्वरूप एवं उसका जो क्या निष्कर्ष था इसके बारे में इसमें कवर करेंगे। ये देखिएगा तो आगामी चाहे बिहार दरोगा को हो, बिहार सिपाही हो या बीपीएससी का जो है एग्ज़ाम हो, ये सारे के सारे एग्जाम में ये महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन बनता है तो उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपलोड आपको या अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव। कह रहा है उपनिवेशवाद के जो है विभिन्न चरण थे। पहला चरण देखिएगा इसमें तो अंग्रेजों ने जब भारत को अपना उपनिवेश बनाया तो इसकी विभिन्न प्रकार से शोषण करने की योजना बनाई गई थी। पहला देखेंगे तो अंग्रेजों ने जब भारत को अपना उपनिवेश बनाया तो इन्हें जो है विभिन्न प्रकार से शोषण करने की योजना बनाई गई। दूसरा देखिए आरपी दत्त की रचना आज जो है भारत का जो है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। जो आरपी दत्त जी जो रचना किए हैं भारत का उपनिवेश, ये अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ जो है ग्रंथ बताया गया है। इसमें अंग्रेजी की शोषण प्रवृत्ति की 3 चरण में जो है विभाजित किया गया है। पहला चरण जो किया गया है वो वाणिज्य पूंजीवाद का चरण है। दूसरा चरण में देखिएगा तो औद्योगिक पूंजीवाद का चरण है और तीसरा चरण जो है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। तो पहला हो गया वाणिज्य पूंजीवाद का चरण, दूसरा हो गया औद्योगिक पूंजीवाद का चरण और तीसरा देखिएगा तो वित्तीय पूंजीवाद का चरण। ये 3 चरण में जो आरपी दत्त के द्वारा जो है विभक्त किया गया है। पहला चरण देखिए वाणिज्य पूंजीवाद के चरण जो कि 1757 से लेकर 1813 के बीच में चला था। इस चरण में कंपनी ने अपनी 3 लक्ष्य निर्धारित किए थे। पहला लक्ष्य जो निर्धारित किया था वो था भारतीय व्यापार में एकाधिकार। ठीक है, हम जानते हैं 1800 जब 13 का अधिनियम आया था, 1813 का भारत परिषद अधिनियम आया था तो इसमें चाय और चीनी का छोड़ करके बाकी एकाधिकार जो था सब खत्म कर दिया गया। और वही जब 1833 का अधिनियम आता है तो इसमें कंपनी के द्वारा चाय और चीनी समेत जितना भी व्यापारिक एकाधिकार था सब क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। तो ये कह रहा है भारत में व्यापारिक एकाधिकार सीमित कर दिया गया था। दूसरा जो कह रहा है भारतीय सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर सरकारी राजस्व पर कब्जा करना। तीसरा देखिए भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर जो है नियंत्रित, जो भी हस्तशिल्प उद्योग था उस पर नियंत्रित कर लिया। और क्या करता था, भारत से कच्चा माल जो है ब्रिटेन भेज करके और ब्रिटेन से उसको मैन्युफैक्चरिंग करके फिर एक तरह से समझिए तो भारत को मार्केटिंग बना दिया गया था। और यहाँ का जो हस्तलिपि था जो मतलब जो हाथ से बना हुआ उद्योग था उस सबको नष्ट कर दिया गया और ब्रिटेन के मशीन द्वारा निर्मित जो भी वस्तु था ये आपको भारत में पूरी तरह से फैला दिया गया। कंपनी के 3 लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही थी। ये तीनों लक्ष्य जो है कंपनी प्राप्त करने में सफल रही थी। दूसरा जो आता है वो आता है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। ये आपको 1813 से लेकर के 1858 तक चला था। ये 1813 का अधिनियम आता है और इसी अधिनियम में चाय और चीनी को जो है छोड़ करके बाकी एकाधिकार को सीमित कर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कह रहा है 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इस चरण में कंपनी का उद्देश्य जो था भारत को एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना था। साथ ही बाजार को एक ऐसी उपनिवेश की भूमिका भी अदा करनी थी जो इंग्लैंड के कारखानों के लिए जो है कच्चा माल उपलब्ध करता था। तो अब ये बताएं हम आपको भारत से कच्चा माल ब्रिटेन ले जाता था और ब्रिटेन में मैन्युफैक्चरिंग मशीन के द्वारा कर करके और फिर इसको भारत के बाजार में जो इसको बिखेर दिया गया या भारत के बाजार में जो कहिए तो एक तरह से मार्केटिंग कर दिया गया। इस तरह इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित सस्ती वस्तुएं भारत के बाजार में बिखेर दी गई जिसकी प्रतियोगिता में भारतीय वस्तुएं ठहर नहीं सकी और इस तरह भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हो गया। तो हम जानते हैं हस्तशिल्प से जो भी वस्तु निर्माण होता है तो उसका कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जब हम कच्चा माल से ब्रिटेन ले जाकर मैन्युफैक्चरिंग मशीन से करता था तो उसका कॉस्ट कम हो गया। तो जो आदमी होता है नॉर्मल, मान लीजिए कोई ग्राहक होगा तो ऑब्वियसली वो देखेगा जो वही सेम वस्तु हमको क्या है कम दाम में मिल रहा है और हस्तशिल्प का यही सेम वस्तु ज़्यादा दाम में मिल रहा है तो क्या करेगा, कम दाम वाले को प्रीफर करेगा। तो इस तरह से इंग्लैंड का जो मार्केटिंग था वो जो ग्रोथ करने लगा और भारत का हस्तशिल्प जो था ये आपको डाउन टू अर्थ जाने लगा।
कह रहा है 1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत में समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड के सौदागारों के लिए बाजार जो है ये खोल दिया। कब? 1813 के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद आता है वित्तीय पूंजीवाद का चरण, जो कि 1858 का जो विद्रोह होता है उसके बाद से 1858 से लेके और जब तक हमारे भारत आज़ाद होता है यानी 1947 तक का वित्तीय पूंजीवाद का चरण रहा है। कह रहा है इस में इंग्लैंड में इस समय तक के अत्यधिक पूंजी जमा हो चुकी थी। इंग्लैंड में और अधिक औद्योगिकरण का तात्पर्य था मजदूरों की सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि, जिससे उद्योगपतियों के मुनाफे पर प्रभाव पड़ने लगा। नेक्स्ट पॉइंट कर है यह वह समय था जब मार्क्स एवं एंजिल्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो गया। क्या कह रहा है? वह समय था जब मार्क्स और एंजिल्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो था अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है अंग्रेजों ने भारत में पूंजी निवेश करने का जो है निश्चय किया। भारत पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए इन्होंने सार्वजनिक ऋण को जो है माध्यम बनाया। नेक्स्ट पॉइंट का है अंग्रेजों की सबसे ज्यादा पूंजी रेलवे विकास में लगी, जिसका उद्देश्य भारत की प्रगति न होकर साम्राज्य की सुरक्षा और आर्थिक लाभ कमाना था। अब देखिए आता है भारत हस्तशिल्प उद्योग का विनाश किस तरह से हुआ था। कह रहे 1600 ईस्वी से लेकर 1757 तक जो है कंपनी की भारतीय वस्तु बाहर ले जाते थे और बदले में सोना चांदी जो है लाते थे। कह रहा है 1600 से 1757 ईस्वी तक कंपनी की भारतीय वस्तुएं बाहर ले जाते थे और बदले में सोना चांदी जो है इंडिया लाते थे। इसीलिए तो भारत के कहा गया सोने का चिड़िया कहा गया था। तो ये जो भी भारत की वस्तुएं थे सो इराक ईरान इस सब में जो मार्केटिंग करने ले जाते थे और वहाँ से उस पैसे के बदले में क्या होता था सोना चांदी भारत लाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट कर है भारतीय वस्तुओं के आधिक्य से जो है घबराकर ब्रिटिश सरकार को ऐसा कानून बनाने पड़े जिससे इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं की बिक्री कम हो जाए। अब क्या कर दिया ब्रिटिश सरकार जो है ऐसा कानून बना दिया जो जिससे इंग्लैंड में भारतीय वस्तु की बिक्री कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है अंग्रेजों ने भारत में पूंजी निवेश करने का एक निश्चय किया। भारत पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए इन्होंने सार्वजनिक ऋण को जो है माध्यम बनाया। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा पूंजी रेलवे विकास में लगी, जिसका उद्देश्य भारत की प्रगति न होकर साम्राज्य की सुरक्षा और आर्थिक लाभ कमाना था। तो अंग्रेज ने रेल के विकास इसलिए किया था जो मान लीजिए जैसे एक को नाम जैसे मान लीजिए सपोज दैट मुंबई में कोई भी आंदोलन होने वाला है और मुंबई में आंदोलन होने वाला है और सैनिक मान लीजिए दिल्ली में है अंग्रेज का सैनिक, तो सैनिक को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए साथ में यहाँ का जो पूंजीपति था जो भी पूंजी है जो यहाँ का मार्केटिंग यदि डाउन हो रहा है मुंबई के मार्केट में जो है मान लीजिए उछाल है तो यहाँ से सामान उसको मुंबई भेजने के लिए रेल का विकास किया गया था। और रेल का विकास किया गया था याद होगा आपको जो डलहौजी के द्वारा किया गया था। कब? 1853 ईस्वी में जो है रेल का विकास हुआ था और पहला रेल जो चला था वो थाने से लेके मुंबई के बीच में चला था। तो ये डलहौजी के समय में रेल का विकास हुआ और रेल का विकास इसलिए हुआ था जिसके सुरक्षा यानी सैनिक को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है और आर्थिक यानी वही मार्केटिंग के लिए इसका विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश। अब देखिए 1600 ईस्वी से लेकर 1857 की वस्तु से बाहर ये सेम चीज़ है बहुत पढ़े। नेक्स्ट कर रहा है 18वीं शताब्दी के अंत तक में जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई। अब इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित सस्ती वस्तुएं भारतीय बाजार में भेजी गई। भारत की जो है हाथ की बनी वस्तुएं ठहर न सकी। परिणाम स्वरूप भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हुआ। बहुत से लोग मजदूरी करने लगे, जिनके पास पैसा था खेती करने खरीद लिया। जो साधन विहीन थे वह कृषि मजदूर बन गए। इस तरह से कृषि पर दबाव जो है पड़ा और देश गरीब होते चला गया। उसके बाद आता है धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत जो है पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। देखिए धन निष्कासन सिद्धांत का सर्वप्रथम जो है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रतिपादित किया था। तो ये इनका बुक का नाम है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित या लिखा गया है।
नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन की चर्चा सर्वप्रथम 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने एक लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, क्या है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में किया था। धन निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया था। धन निष्कासन के सिद्धांत जो है कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में इसको स्वीकार किया। धन निष्कासन का विरोध करने वाला एमजी रनाडे और आरसी दत्त थे। दो आदमी धन निष्कासन के सिद्धांत का विरोध किया था, इसमें एमजी रनाडे और आरसी दत्त थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी थी। कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति थी ये एक तरह का घिनौनी थी। नेक्स्ट पॉइंट का है, अंग्रेज नागरिक सेल्वन के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था एक स्पंज से समान है जो भारत अर्थव्यवस्था को सोख लेती है और फिर टेम्स नदी जो इंग्लैंड में है के किनारे निचोड़ देती है। ये सेल्वन के द्वारा कहा गया था। धन निष्कासन का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका जिसका प्रतिपादन या कहिए तो इनके द्वारा निकाला गया था, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसमें, भारत का जो है सर्वाधिक धन गृह व्यय के रूप में जो है इंग्लैंड में किया गया। भारत का सर्वाधिक धन गृह व्यय के रूप में इंग्लैंड में किया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है 1857 का विद्रोह। कहता है, सुरेंद्र नाथ सेन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी इतिहासकार बनाया गया था। किसको? सुरेंद्र नाथ सेन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी इतिहासकार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री पामस्टन था, भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। तो ये तीनों से क्वेश्चन बनता है, ये तीनों याद रखिएगा। 1857 के समय में इंग्लैंड की जो महारानी थी ये विक्टोरिया थी, प्रधानमंत्री जो था ये पामस्टन था और भारत का गवर्नर जो था इसमें में लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, 1857 के विद्रोह की योजना भारत में बिहुर कानपुर में तैयार की गई जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। इसके बाद अजीमुल्ला खां लंदन गए और वहां रह रहे भारत से भी समर्थन प्राप्त किया। तो 1857 में कहता है जो लंदन जाने का काम किया उनके अंदर अजीमुल्ला खां गए थे लंदन और वहां पर जो भारतीय रह रहा था उसको भी समर्थन जो है देने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, 1857 के विद्रोह का प्रतीक जो था कमल का फूल और रोटी था। विद्रोह हरे रंग के झंडे का प्रयोग किए थे। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान प्रचार करने के लिए जो चिन्ह के रूप में काम किया ये क्या, कमल का फूल और रोटी। जो भी कमल का फूल और रोटी एक्सेप्ट कर ले रहा था तो वो समझता था क्या, जो 1857 का विद्रोह है इसके समर्थन में है। तो ये चीज याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह का स्वरूप देखिए क्या क्या था। तो इसमें कह रहा है, अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांतरों का ईसाई के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते थे। अनेक जो क्या थे ब्रिटिश जो इतिहासकार थे इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम का षड्यंत्र एवं धर्मोद्रेक का ईसाई के विरुद्ध विरोध आदि मानते थे। कह रहे अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते थे। यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय भावनाओं से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। कह रहा है यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था क्योंकि इसमें बहुत सारा वर्ग जो है इसमें शामिल नहीं हुआ था, जिसमें कहा जाता है पूंजीपति वर्ग, व्यापार वर्ग, ये सब जो है ना आपको इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, इसका कारण देखिए, कारण क्या था। तो राजनीतिक कारण देखिएगा तो मुगल सम्राटों के अधिकार का जो है ह्रास हो गया। दूसरा कारण है डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के शासन वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेज साम्राज्य में विलय कर लिया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। ये इसका राजनीतिक कारण था। और राजनीतिक कारण देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने जो है भारतीय नरेशों को पुत्र को गोद लेने का निर्देश किया था, मतलब मना कर दिया था और राज्यों का हड़प कर लिया था।
तो कहा जाता है हड़प नीति का लागू करने वाला जो गवर्नर था कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। और लॉर्ड डलहौजी जो था यही आपको कह दिया था जो कोई भी नरेश जो है ये गोद लेता है पुत्र को तो उसको जो है राजा का दर्जा नहीं दिया जाएगा, और इसको जब मतलब जैसे ही इसका शासन खत्म हो जाएगा राजा का तो उस राज्य को जो ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। तो यही कानून जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया जाता है। जैसे कि इसमें देखिएगा तो सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बाघात, झांसी और उदयपुर ये सब को सब जो है राज हड़प नीति की तरह जो है इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया कौन, लॉर्ड डलहौजी। नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दिया, ये भी एक राजनीतिक कारण में से एक रहा था, नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया। इसके बाद आता है आर्थिक कारण। कहा यहाँ अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ और इनकी आर्थिक नीति के कारण जो है अकाल और महामारी पैदा हुई जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। तो आर्थिक कारण में ये था जो भी कर निर्धारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, चाहे अकाल आए चाहे महामारी आए, लेकिन वही जो है राजस्व जो था आपको ब्रिटिश साम्राज्य को जो है पहुंचाना रहता था, जिससे क्या हो गया बहुत सारे आदमी जो है भूखमरी कहिए तो उससे मर गया, क्योंकि अनाज तो मिलता नहीं था। जो भी अनाज होता था उसका जो मान लीजिए सपोज दैट 1/10 भाग क्या होता था कर के रूप में देना पड़ता था, तो जो बचता था उसमें उनका भोजन पानी नहीं हो पाता था, तो इससे जो है आदमी अकाल कारण मृत्यु हो जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहे हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण। कह रहे हैं अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे, ये भारतीय को जो है नस्ली गाली देते थे, यानी भारतीयों का अपमान भी करते थे और बहुत गंदा गंदा गाली भी देता था। कह रहा है एक अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था, यानी ईसाई धर्म का भी प्रचार। हम जानते हैं 1813 का अधिनियम जो आया था उसमें ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जो कानून पारित कर दिया था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। कह रहे नेक्स्ट 1850 ईस्वी में लेक्स लोकी कानून, लेक्स लोकी यानी धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसके पैतृक उत्तराधिकारी से वंचित नहीं किया जाएगा। अब 1850 में एक कानून लाया जिसमें कोई भी हिंदू मान लीजिए है और ईसाई धर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है तो जो उसका मान लीजिए पैतृक संपत्ति जो बाप दादा का संपत्ति था उससे उसको दखल नहीं किया जाएगा। जो दखल नहीं होने के कारण जो भी पैतृक संपत्ति है, मान लीजिए 4 भाई हैं और एक भाई क्या हो गया ईसाई धर्म में परिवर्तन हो गया, तो सारा का सारा धन जो है 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसमें से एक भाग भी ये ईसाई जो धर्म कन्वर्ट किया है उसको मिलेगा। तो इसी तरह से देखिएगा जो उसी समय में बहुत सारे जो आदिवासी लोग थे झारखंड और के साइड में, ये सब के सब क्या कर लेते ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। इसके बाद आता है सैनिक कारण। अब सैनिक कारण इंपॉर्टेंट है। देखिए भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक व 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव का नीति था। 1854 ईस्वी में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। कैनिंग सरकार ने जो है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में जो है पारित किया, जिससे सैनिकों में असंतोष फैल गई। तत्कालीन कारण देखिए 1857 का युद्ध विद्रोह हुआ था, इसका तत्कालीन कारण क्या था। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिक को ब्राउन बेस बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए दिया गया। कर है ब्रिटिश सरकार जो 1856 में ब्राउन बेस जो बंदूक पहले सैनिक को मिलता था उसके जगह पे न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया गया, और जिसमें कहा जाता है, ऐसा था नहीं लेकिन मिथ्या है, ये कहा जाता है इसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी हुई थी जिसमें दांत से खींचना पड़ता था। तो दांत से खींचना पड़ता था कि चर्बी युक्त जो था, तो इसमें कहा जाता था गाय और सुगर का चर्बी का जो है आपको इसमें प्रयोग किया गया है और जिसे जो है खींचना पड़ता है दांत से। तो जानते हैं सुगर क्या होता है, सुगर मुस्लिम के लिए सबसे गंदा चीज़ हो गया, शुगर का मांस उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके तरह देखिएगा तो हिंदू के लिए सबसे शुद्ध माना जाता है गाय, और गाय के चर्बी भी इसमें इंक्लूड कर दिया था। तो इसी के विद्रोह में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। जैसे देखिए सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैल गई, इन कारतूसों में गाय एवं शुगर की चर्बी लगी गई। बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मंगवाना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 28 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट
के एक सैनिक सिपाही मंगल पांडे ने जो है चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आया और इसने जो है एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग को जो है गोली मारकर हत्या कर दी तथा सार्जेंट ह्यूरोसन को गोली मारकर घायल कर दिया। तो इसने दो आदमी को मारा था, कहा जाता है लेफ्टिनेंट जनरल बाग को, और सार्जेंट जो था उसको हुरियोसन हुरियूज कहा जाता है, उसको गोली मारकर घायल कर दिया गया। किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे को 10 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो है फांसी दे दी गई। यही विद्रोह का जो है विद्रोह में बदल गया और विद्रोह का मूल कारण भी हो गया। अब देखिए विद्रोह का जो स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ये कहाँ, कब से और कहाँ से? कह रहा है 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी में कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चला और 9 मई 1857 ईस्वी को 85 सैनिकों को नौकरी से जो है बर्खास्त करने की सजा सुनाई गई। 10 मई 1857 ईस्वी को जो है मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट की। अब देखिए दिल्ली में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, दिल्ली में इसका क्या स्वरूप था? मेरठ के सभी विद्रोह सैनिकों दिल्ली पहुंचे और यहाँ जो है अंग्रेजी सैनिकों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने जो है बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। ये मुगल वंश का सबसे लास्ट शासक भी रहता है बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर जो है अधिकार कर लिया। कौन? हडसन के द्वारा। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जा छिपा, अंत मृत्यु दंड न देने के शर्त में आत्मसमर्पण कर दिया। इसे रंगून म्यांमार भेज दिया गया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका कब्र भी रंगून में ही स्थित है। और ये कहा जाता है कि एक मात्र जो शासक है मुगल का, जिसका जो अपना खुद का देश का जमीन जो है नसीब नहीं हुआ, ये कौन है? ये बहादुर शाह जफर है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लखनऊ से जो आपका लड़ने वाले थे या लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व जो है नवाब वाजिद शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया था। इनकी देखरेख में जो है बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित किया गया। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। इसने जो है विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है लास्ट में नेपाल भाग जाती है। इसके बाद देखेंगे तो कानपुर कह रहा है कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व जो है नाना साहब, जिसे हम धोंदू पंत के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा जो है जिन्हें पेशवा घोषित किया गया था। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेवारी तात्या टोपे को दी गई थी, जिसका वास्तविक नाम देखिएगा तो रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर से कानपुर में अधिकार कर लिया। इसके बाद कह रहे हैं नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे गिरफ्तारी करके अंत में इनको फांसी की सजा दे करके जो है फांसी पर लटका दिया। नेक्स्ट आता है झांसी में देखेंगे तो विद्रोहियों का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। मार्च 1858 ईस्वी में हुरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई हुरोज से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण यह पराजित हो गई और यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाता है। देखिए ग्वालियर में नेक्स्ट है झांसी से रानी जो है ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। पीछे से हुरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंची और रानी के साथ युद्ध किया। कोटा एवं मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई जो है ये वीर गति के प्राप्त हुई और इसी वीर गति के प्राप्त में देखिएगा तो मृत्यु जब हो गया तो जमीन पर लेटी हुई थी। तो यही हुरोज के द्वारा कहा गया था कि सारे योद्धाओं में जो मर्द सिर्फ एक थी और ये रानी लक्ष्मीबाई थी। नेक्स्ट आता है जगदीशपुर बिहार में यहाँ का विद्रोह का नेतृत्व जो है जमींदार 80 वर्ष के बाबू कुंवर सिंह ने किया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बीपीएससी में रहता ही है, तो आपको इसका एक अलग से वीडियो विश्लेषण करके छोटा वीडियो डाल देंगे बाबू कुंवर सिंह के बारे में। नेक्स्ट आ रहा है इलाहाबाद से देखिएगा तो यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया और इन्होंने इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया। 1857 के विद्रोह एवं महत्वपूर्ण केंद्र देखिए दिल्ली से
बहादुर शाह जफर के द्वारा नेतृत्व किया गया और अंग्रेज का जो नेतृत्व किया था ये हडसन किया था और इसमें इसको जो है विद्रोह का दमन किया हडसन के द्वारा। उसके बाद देखिए लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया अंग्रेजी सेना में या अंग्रेजी गवर्नर में कैंपबेल के द्वारा जो यहाँ पे दमन किया गया। कानपुर में नाना साहब लड़े थे और कैंपबेल यहाँ पे दमन किया। झांसी में देखिए रानी लक्ष्मीबाई लड़े और हुरोज के द्वारा दमन किया गया। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह लड़े थे और यहाँ पे विलियम टेलर और विंसेंट आयर दो मिलकर जो है इसमें जो है दमन किया। इलाहाबाद में देखिएगा तो मौलवी लियाकत अली और उसके बाद जनरल लील आया। उसके बाद फैजाबाद देखिएगा तो मौलवी अहमदुल्ला शाह और कैंपबेल अंग्रेज की तरफ से। बरेली देखिएगा तो खान बहादुर खां और कैंपबेल अंग्रेज की तरफ से। गोरखपुर देखिएगा जो है गजाधर सिंह और निजाम मोहम्मद ये दोनों मिलकर लड़े थे और स्थानीय जो वहाँ का अंग्रेजी शासक था उसके द्वारा इसको दमन किया गया। उसके बाद मंदसौर मध्य प्रदेश जो कि फिरोज शाह के द्वारा नेतृत्व किया गया और स्थानीय अंग्रेजी शासन के द्वारा वहाँ पे दमन किया गया। कोटा में सेम यही जयदयाल एवं हृदयाल के द्वारा लड़ा गया और स्थानीय सेना दमन किया। असम में कंदपेश्वर सिंह और मानी राम दत्ता के द्वारा लड़ा गया, स्थानीय सेना ने दमन किया। कुल्लू देखिएगा तो वीर सिंह एवं प्रताप सिंह के द्वारा लड़ा गया, स्थानीय सेना के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया। उसके बाद मथुरा में देखिए तो देवी सिंह और स्थानीय सेना के द्वारा यहाँ भी जो है दमन किया। मेरठ में देखिएगा कदम सिंह और स्थानीय सेना के द्वारा जो है दमन किया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना उसको सिर्फ याद रखिए, इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है दिल्ली के बहादुर शाह जफर है जो कि हडसन के विरुद्ध लड़ा था और ये युद्ध में जो है आपको डर से क्या बोला जो हमको जो है आप अरेस्ट कर लीजिए लेकिन फांसी की सज़ा नहीं दीजिए। फिर इसको रंगून भेज देता है म्यांमार में और यहीं पे मृत्यु इनका हो जाता है। यहीं पे रंगून में बहादुर शाह जफर का मकबरा है। मुगल वंश का अंतिम शासक भी बहादुर शाह जफर है और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि कौन एक ऐसा बदनसीब बादशाह था, मुगल बादशाह था जिसको अपने देश का 2 गज जमीन भी नहीं मिल पाया, यही बहादुर शाह जफर है। इसके बाद आइए लखनऊ में देखिए तो बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया। बाद में ये कहाँ नेपाल भाग जाती है, कैंपबेल के द्वारा जो है इसको दमन किया गया। उसके बाद जाएंगे तो कानपुर में नाना साहब जो थे इनके द्वारा लड़ा गया था और इनका सेनापति कौन था, तात्या टोपे था और कैंपबेल के द्वारा इनको विद्रोह का दमन किया गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और हुरोज के द्वारा दमन किया गया। जगदीशपुर बिहार जो है विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली और जनरल नील के द्वारा इसको दमन किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह और कैंपबेल के द्वारा दमन किया गया। बरेली में खान बहादुर खां लड़े थे और कैंपबेल के द्वारा दमन किया गया। तो ये ऊपर का जितना भी था ना इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इसको ही याद करिए, इसी से क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है। इसके बाद आते हैं फैजाबाद में देखिए यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अब्दुल्ला शाह ने किया। पूरे विद्रोह में यह एक विद्रोही है जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ा। सबसे पहले जो कहा जाता है बाबर के द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था और जिहाद का नारा क्या होता है, जो इस्लामिक धार्मिक के अनुसार युद्ध के लिए लड़ा जाता है, इसे जिहाद कहा जाता है। और सबसे पहले बाबर के द्वारा खानवा के विरुद्ध में जो है राणा संगा, खानवा के युद्ध में राणा संगा के विरुद्ध में बाबर के द्वारा यही जिहाद का नारा दिया गया था। इसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह से संबंधित में कुछ विचार दिए गए हैं, अलग अलग इतिहासकार थे उनके द्वारा। यह एक सैनिक विद्रोह था, ये लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया। यह धर्मांतों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये LER रीज के द्वारा कहा गया है। यह धर्मों का जो है ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। उसके बाद देखिए यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, यह TR होम्स के द्वारा कहा गया है। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध है TR होम्स के द्वारा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम का षड्यंत्र था, यह ऑटम एवं टेलर के द्वारा। यह अंग्रेजों और जो है अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम का षड्यंत्र था, यह ऑटम एवं टेलर के द्वारा कहा गया है। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह BD सावरकर और अशोक मेहता के द्वारा। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये BD सावरकर और अशोक मेहता के द्वारा कहा गया था। यह आंदोलन का राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिजरेली के द्वारा कहा गया था। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोही था। इन देशी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंगरोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़
उड़ गए होते। ये लॉर्ड कैनिंग जो उस समय में क्या था, वायसराय या गवर्नर जनरल था, ये लॉर्ड कैनिंग था। इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग का जो मतलब रोकने का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। कहते हैं यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है, ये आपको बोले ही थे। हुरूज के द्वारा रानी लक्ष्मी के बारे में बोला गया था, रानी लक्ष्मी बाई के बारे में। विद्रोह की असफलता के कारण क्या था, तो पहला इसमें असफलता देखिए प्रमुख था, विद्रोह का सीमित स्वरूप था, ठीक है। दूसरा जो कह रहा है देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी थी, इसमें सरदार और नरेश सब इसमें साथ नहीं दिए थे। कुशल नेतृत्व का अभाव था, कुशल कोई भी नेतृत्व जो है इसका किया ही नहीं। एक नेतृत्व में आया भी बहादुर शाह जफर दिल्ली से, लेकिन वह ऐसा कुशल नेतृत्व वाला था नहीं, जिसके कारण क्या हुआ, ये विद्रोह असफल हो गया। नेक्स्ट आता है निश्चित उद्देश्यों का अभाव, कोई उसमें उद्देश्य नहीं था जो हमको क्या करना है, अंग्रेज को भगाना है कि उसका बिजनेस खत्म करना है, क्या करना है, कोई उद्देश्य नहीं था, तो इससे भी ये असफल हो गई। 5वां नंबर का है विद्रोहियों के पास सीमित साधन, इसके पास कोई साधन नहीं था, और जबकि अंग्रेज के पास साधन में देखेंगे तो रेलगाड़ी जो 1854 में शुरू कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह सैनिक को भेजने में आसान हो गया। इसी कारण से है विद्रोहियों सबको दमन करने में अंग्रेज को जो है आसान लगा और आराम से विद्रोहियों को दमन कर दिया। जन समर्थन का अभाव, यहाँ जन समर्थन यानी पूर्ण रूप से भारत का जितना भी भारतीय था इसमें भाग नहीं लिया, कुछ ही वर्ग के लोगों ने तो इसका विरोध भी किया था, तो इसीलिए ये जन समर्थन का अभाव था। अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व, और अंग्रेजी सेना में जितना भी नेतृत्व करता था सबका सब कुशल था, इसीलिए जो है ये विद्रोह असफल रहा था। 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। कहता है विद्रोह से पहले अजीमुल्ला खां लंदन एवं तुर्क गए थे। कुस्तुनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार WH रसेल से हुई थी। निष्कर्ष है बेगम हजरत महल के साथ जो है सिकंदर बाग में वीरांगना उदा देवी ने युद्ध किया था। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई, जो इस विद्रोह का अंतिम घटना थी। और सबसे पहला विद्रोह में जो मंगल पांडे का विद्रोह का जो है फांसी की सजा दिया, और सबसे अंतिम घटना क्या हो गई, तात्या टोपे को फांसी दी। पहला मंगल पांडे और अंतिम तात्या टोपे। नेक्स्ट कह रहा है 1857 के विद्रोह के झंडा गीत की रचना अजीमुल्ला खां के नेतृत्व में किया गया, और ये गीत था हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। किसके द्वारा, अजीमुल्ला खां के द्वारा कहा गया ये गीत। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। नेक्स्ट देखिए 1837 ईस्वी के विद्रोह में जो है राजस्थान में अजमेर, नीमच, आउवा आदि स्थलों में विद्रोह हुए थे, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट कह रहा है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासक ने क्रांतिकारियों का साथ जो है नहीं दिया था। अब आइए आदिवासी विद्रोह एवं जनजाति विद्रोह या जनजाति आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। कह रहे आदिवासियों का अपना कानून हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजी राज विस्तार के पश्चात उनके व्यक्तिगत कानूनों में पुलिस एवं प्रशासन का हस्तक्षेप होने लगा, जिसके कारण वे दुखी हो गए थे। नेक्स्ट कह रहा है आदिवासी बाहरी लोगों को डीकू कहते थे, जिसका तात्पर्य उन लोगों से था जो उन्हें परेशान करता था। तो आदिवासी लोग जो था जो बाहर से आते थे उनको डीकू कहते थे, और डीकू का अर्थ होता है जो कि आदिवासियों को जो परेशान करता था। जैसे महाजन हो गया, ठेकेदार हो गया, जमींदार हो गया, अधिकारी वर्ग हो गया। नेक्स्ट आता है दस्तकार, ग्वाले और स्थानीय राजाओं को डीकू नहीं माना जाता था। आदिवासी विद्रोह प्रमुख कारण आर्थिक भी रहा था। प्रमुख आदिवासी विद्रोह देख लीजिए। पहला जो है महाराष्ट्र का भील विद्रोह, यह 1820 से लेकर 1857 तक चला था। इसका नेतृत्व दशरथ, हिरिया और सेवरम के द्वारा किया गया था। कारण इसका जो था आर्थिक कारण था। क्षेत्र ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था, अंग्रेजों द्वारा इसको दमन किया गया। संथाल देखिए 1855 से लेकर 1856 के बीच में हुआ। सिंधु और कान्हू के द्वारा, दोनों भाई था, इसके द्वारा नेतृत्व किया गया। आर्थिक शोषण के कारण हुआ था। इसका देखिएगा क्षेत्र तो दामन एक कोई बिहार से लेकर भागलपुर के लेकर राजमहल तक की जो पहाड़ी है वहां तक ये जो है हुआ था, और अंग्रेज के द्वारा इसे भी दमन किया गया। मुंडा विद्रोह देखिए जो कि 1874 से लेकर 1900 के बीच में हुआ। बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व किया। आर्थिक एवं धार्मिक इसका कारण रहा था, और दक्षिणी बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र इसमें शामिल था, और अंग्रेज द्वारा इसे दमन किया गया।
कोल विद्रोह देखिए 1831 से लेकर 32 तक हुआ था। बुद्धू भगत के नेतृत्व में। आर्थिक शोषण इसका महत्वपूर्ण कारण था। छोटा नागपुर के क्षेत्र में फैला हुआ था। अंग्रेजों द्वारा इसको दमन किया गया। उसके बाद आता है खैर विद्रोह। खैर विद्रोह देखिए तो 1846 से लेकर 55 के बीच में ये चला था। चक्र बिसोई जो है इसका नेतृत्व करता था। मौर्य प्रथा को रोकने का जो है प्रयास किया गया। इसके लिए ये खैर विद्रोह हुआ उड़ीसा के क्षेत्र में और अंग्रेज के द्वारा इसको दमन कर दिया गया। इसके बाद देखिए अन्य विद्रोही विद्रोह जो है इसमें सन्यासी विद्रोह प्रमुख है। 1863 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में हुआ। शंकराचार्य के अनुयायी में गिरी संप्रदाय के द्वारा ब्रिटिश शोषण के कारण ये हुआ था और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। आनंद मठ का कथनाक इसी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ में मात्र एक विद्रोह का चर्चा किया गया है और ये कौन सा है, ये सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया है। उसके बाद देखिए पागलपंथी विद्रोह जो कि 1813 से लेकर 31 के बीच में हुआ था। टीपू इसका नेतृत्व किया था। ब्रिटिश शोषण के कारण और बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटिश शोषण के कारण बंगाल में हुआ था। टीपू शेरपुर का राजा बन गया। नेक्स्ट आता है फैराजी आंदोलन 1820 से लेकर 31 के बीच में हुआ। हाजी शरीयत उल्लाह एवं टीटू के द्वारा ये नेतृत्व किया गया ब्रिटिश शोषण के कारण बंगाल में। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन, ये 1820 से लेकर 1880 के बीच में हुआ। सैयद अहमद इसका नेतृत्व करता था। धार्मिक कारण अनेक क्षेत्रों में हुआ था ये और धार्मिक कारण था इसका प्रमुख। यह आंदोलन मुसलमानों के लिए था। नेक्स्ट है कुका आंदोलन, ये 1840 से लेकर 1872 ईस्वी में हुआ था। सेन साहब एवं बाबा राम सिंह कुका के नेतृत्व में धार्मिक एवं राजनीतिक इसका कारण था और ये खास करके पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। राम सिंह कुका को रंगून म्यांमार भेज दिया गया। उसके बाद आता है नामधारी आंदोलन जो कि 1863 से लेकर 72 ईस्वी के बीच में हुआ था। बाबा राम सिंह कुका जो है इसका नेतृत्व किया था। धार्मिक के कारण हुआ था। पंजाब के क्षेत्र में अंग्रेज इसका भी दमन कर दिया। इस तरह से आज का जो 2 चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अगला जो वीडियो है ये आपका आएगा कल तक देखिएगा तो चैप्टर 5 जो है उसको भी अपलोड कर देंगे। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा डीपली नहीं गए हैं क्योंकि आगामी एग्जाम जो है ना जैसे बिहार शिक्षक भर्ती लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही बिहार सिपाही का हो, दरोगा का हो, इससे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है दरोगा वर्ग में 5 से 6 क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, और बीपीएससी के एग्जाम में तो मॉडर्न से सिर्फ देखिएगा तो कम से कम 16-17 जो है आपका क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से ये क्लास यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं